नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए संस्कृत भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, ये L1 और L2 दोनों लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 प्रश्न दोनों लेवलों में पूछे जाते हैं। और जो साथी पहली बार जुड़ा है, मैं उनको बता दूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2011 से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी पेपर करवाए साथियों, उन सभी रीट भर्ती परीक्षा पेपरों को हम व्याख्यात्मक प्रीवियस पेपर को व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है और प्रीवियस पेपर को देखना चाहता है, तो साथी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना जताई जा रही है, उन सभी पर हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये 2011 का भर्ती का पेपर है और इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न पूछा है, उ सूरस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो जो उ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? उ का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब उ के अलावा जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ का, वो क्या क्या है? उ के अलावा बड़ा वाला उ है, इसके अलावा पै वर्ग। साथियों, पै वर्ग है इसमें शामिल है। पै वर्ग में क्या क्या आता है? पै, फै, बै और भै में। ये कुछ वर्ण हैं जो इसमें शामिल किए गए ओष्ठ में। अब कंठ से संबंधित अगर उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, जो कंठ जिसके उच्चारण स्थान है वो हैं ए है, आ है, साथियों कै वर्ग है। कै वर्ग में क्या आएगा? कै, खे, गे, घे और अण है। इसके अलावा है और एक सबसे महत्वपूर्ण है और एक है साथियों विसर्ग। विसर्ग आपसे पूछा जाएगा कि विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो यह आपको नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको इन सभी के बारे में बता रहे हैं। तालु जो है, तालु, ये किसका उच्चारण स्थान है? तो तालु है साथियों, एक हमारा छोटा ई है, एक बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा च वर्ग, कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? च वर्ग में क्या आता है? च, छ, जय, झन। एक आता है ये और एक से। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों पूछे गए हैं, कई बार रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, से और ये, ठीक है। तालु के क्या है? ये उच्चारण स्थान है। तो तालु इसके उच्चारण स्थान है। इसके अलावा हम बात करें मूर्धा की, तो मूर्धा का क्या होता है? मूर्धा में होता है ऋषि होता है साथियों, पूरा टे वर्ग होता है, ठीक है, और हमारा रे होता है और से होता है। ये इसके कुछ वर्ण हैं जो इसमें मूर्धा में शामिल किए गए हैं। अब इनसे संबंधित शिक्षण सूत्र भी पूछे गए हैं। कंठ का जो सूत्र होता है वो है अकु है विसर्जनियम कंठ है। जो तालु है वो को होता है साथियों इच्युषाणा नाम तालु। और मूर्धा का जो उच्चारण स्थान है वो है ऋटुषाणा नाम मूर्धा। और ओ का है उपदमानीय ओष्ठ है। ये इसके सूत्र है जो भी पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ओष्ठ। तो ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वर्तमान में भी। वैसे ये 2011 का भर्ती का पेपर है, लेकिन हम 22 की बात करें तो 22 में भी उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आए हैं। अब अगला प्रश्न है, ऋषि सूरस्य उच्चारण स्थानम भवति। अभी मैंने बताया था ऋषि जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। अभी मैंने बताया था ऋटुषाणा नाम मूर्धा। इसमें ऋषि आता है, टे वर्ग आता है, और क्या आता है? टे वर्ग के अलावा साथियों इसमें आता है रे और षटकोण वाला से। ये इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखने हैं, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, च वर्गस्य उच्चारण स्थान भवति। अभी मैंने बताया था साथियों कि च वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मुखम है, हस्तौ है, तालु है या फिर दंत है। तो जो च वर्ग है, इच्युषाणा नाम तालु। तो इच्युषाणा नाम तालु में क्या आ जाएगा? इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु हो जाएगा। इसमें ई आता है, बड़ा ई आता है, च वर्ग आता है, पूरा क्या आता है? च वर्ग आता है। तो ये इसमें शामिल है। तो ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए, इच्युषाणम तालु। अगर ये और शय की बात करें तो ये और शय इसमें शामिल किए गए हैं। ये भी क्या एग्जाम पूछे गए, तो ये आपको ध्यान रखने कौन कौन से वर्ण इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, बालक शब्दस्य तृतीय वचने रूपम भवति। जो बालक शब्द है साथियों, इसका तृतीय
एक वचन, तृतीय व्यक्ति एक वचन जो रूप है वो हमको बताना है। तो बालक का तृतीय व्यक्ति एक वचन होता है बालकेन। क्या हो जाएगा? बालकेन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, हमारी क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो बंदा पहली बार हमारे क्लास देख रहा है तो साथियों चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हम सारे प्रीवियस पेपर यहाँ पर हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसके अलावा साइकोलॉजी है साथियों, पर्यावरण है, सामाजिक अध्ययन है L2 के लिए। साथियों जितनी भी क्लास है मैथमेटिक्स की सारी आपको यहाँ पर प्रीवियस पेपर के माध्यम से व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाया जाएगा। और ये हमारा संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित साथियों 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हिंदी भाषा शिक्षण के 15 से 16 प्री पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। साइकोलॉजी के भी 10+ हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो जिस भी साथी ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकता है। अब इसमें पूछा है पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचन रूपम भवति। पितृ जो शब्द है इसकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा पितृन। क्या हो जाएगा? पितृन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 35 जो प्रश्न है उसका सी उत्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है युष्मद। युष्मद शब्दस्य पंचम वचने रूपम भवति। जो पंचवा रूप है, 5वां रूप है एक वचन में, वो हमको बताना है। अब युष्मद क्या होता है? तो युष्मद का अर्थ होता है साथियों तुम। क्या होता है? युष्मद का अर्थ होता है तुम। और युष्मद से संबंधित जो है ये सर्वनाम से संबंधित है साथियों। प्रश्न आते हैं प्रश्न, और ये सर्वनाम है युष्मद, इससे संबंधित विभक्ति के प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें पूछा है 5वीं विभक्ति एक वचन। तो 5वीं विभक्ति जो एक वचन है वो किस में है ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या है? त्वत। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब युष्मद की बात करें तो युष्मद का रूप आपको याद रखना है, और इसका रूप जो है वो है त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। ठीक है, ये है प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन प्रथमा विभक्ति में। इसके बाद में होता है साथियों दूसरे रूप में त्वाम युवाम यूयम। त्वम युवाम और युष्मान है साथियों। क्या है? युष्मान। इसके बाद में जो तीसरा विभक्ति का रूप है वो है त्वाय युवाभ्याम युवाभ्याम और युष्मा भी। युष्मा भी। अब मैंने ये 3 रूप क्यों लिखा है साथियों, हम आपको बताता हूँ मैं। एक तो यहाँ से यूयम काफ़ी बार रीट भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि यूयम जो शब्द है सर्वनाम शब्द, ये साथियों कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो बहुवचन वर्ण है साथियों, ये बहुवचन शब्द है। और कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का। एक यहाँ पर पूछा गया तुआय। तुआय जो है साथियों ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। एक युष्माभि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आपको गलत नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाया तीनों इसके विभक्ति रूप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इनको लिख लेना साथियों। ऐसे प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गुरुवे इति रूपम रूपम अस्ति। तो गुरुवे जो शब्द है इसमें कौन सा रूप है, कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है, ये हमको बताना है। तो गुरुवे जो शब्द है इसमें जो रूप दिया गया है वो है कौन सा है साथियों? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो लकार से संबंधित है, और लकार से संबंधित प्रश्न अब भी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या है? दृश्य धातु लट लकार से प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप बताना है। जो दृश्य धातु है इसका लट लकार में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और लट लकार की बात करें तो आपको इनकी पहचान बता रहा हूँ मैं साथियों। पहले तो बहुत दृश्य जो है पश्य का रूप है। ठीक है, पश्य यहाँ पर इसका मेन शब्द है, तो इससे हम इनका रूप बनाएंगे। अब कैसे बनेगा? इनके लास्ट जो शब्द है ये धातु है, इसका जो लास्ट वर्ण होगा आपको कैसे दिखाई देगा? लास्ट में दिखाई देगा। अगर लट लकार है तो वो ती दिखाई देगा, तय दिखाई देगा, और अंति दिखाई देगा। ती तय अंति। फिर हमको सी थे और थे। फिर आमी आव और आम। ये आपको
अंतिम में दिखाई देंगे, आपने जो क्या बोल रहे धातु है ना उसके पीछे। अब ये जितने भी हैं, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये एक वचन रूप है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। तो वचन में भी है साथियों ये, और यहाँ पर क्या है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये अन्य पुरुष है। ये प्रथम हो गया, ये मध्यम हो गया, ये उत्तम हो गया। ठीक है, तो ये तीनों रूपों में हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब ये पूछ रहा है इनमें से साथियों दृश्य है, इसमें लट लकार बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में बहुवचन, तो अंत्य लास्ट में इसमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अंत्य दिखाई दे रहा है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन की बात करें तो यहाँ पर अंत्य दो जगह दिखाई दे रहा है साथियों, एक तो दृश्यति, एक पश्यति। ये तो कट जाएंगे। अंत्य एक तो दृश्य में है, एक पश्य में है। तो इसका मैंने अभी रूप बताया था, ये आएगा बी ऑप्शन। क्या आएगा इसमें? बी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दृश्य रूप होता है, दृश्य का ये दृश्य हो जाएगा। ठीक है, और अंत यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो पश्य इसका मैन वो होता है, लेकिन पश्य में विभक्ति रूप नहीं चलता, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम प्रश्न को सही कर सकते हैं। लट लकार से संबंधित लास्ट के वर्ण को पहचानो और इसका आंसर सही दो। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, सेव धातु लंग लकार है उत्तम पुरुष एक वचन रूप भाती। तो जो सेव धातु है उसका लंग लकार में, अब लंग लकार की पहचान तो आपको याद होनी चाहिए। लंग लकार में अगर पूछा जा रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान है एत एताम एयु, एत एताम एयु। तो इस प्रश्न में जो सही आंसर है वो हमको बताना था। साथियों 39वां प्रश्न है, इसमें जो करेक्ट आंसर है ऐसे वे। इसमें लंग लकार की पहचान में हमको ध्यान रखना है, जो ए है साथियों, ए हमेशा उपसर्ग के रूप में दिखेगा धातु में। ठीक है, हमेशा दिखेगा, सब में दिख रहा है। लेकिन ये उत्तम पुरुष एक वचन पूछ रहा है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की अगर बात करें तो साथियों नीचे वाली तीसरी जो लाइन होती है उसमें एक वचन में यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ए आएगा। ठीक है, ए तो ऐसे हो जाएगा, ये ए उपसर्ग के रूप में हो जाएगा, लास्ट में ए दिखेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे वे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है पा धातु विधिलिंग लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन रूप। तो पा धातु में विधिलिंग लकार में साथियों मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? तो इसमें साथियों जो मैं बता रहा था ए तेता मेयु विधिलिंग लकार से संबंधित है, वो लंग लकार से संबंधित नहीं है। वहाँ पर हम बात करें साथियों विधिलिंग लकार की, तो इसमें एत एतम एयु हमने भी बताया था, एत एतम एयु, ए एतम एत, ए एतम एत, और ये हमको धातु के पीछे दिखाई देंगे। जो मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, ये धातु के पीछे देखकर हमको इनका जवाब देना है। और एम एव एम, अब ये कुछ मैंने धातु के पीछे वाले वर्ण शब्द लिखे हैं, इनको देखकर हमको पहचानना है। तो पा धातु है विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष ये वाला है क्योंकि ये पहला प्रथम होता है, दूसरा मध्यम होता है, तीसरा उत्तम होता है। अब मध्यम पुरुष में बात करें तो इसमें मध्यम पुरुष में भी क्या पूछा है? बहुवचन पूछा है। तो बहुवचन में एत लास्ट में दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो एत दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, और जहाँ पर एत दिखाई देगा वो कौन सा आंसर होगा साथियों? ये होगा पिबेत। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिबेत। जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, पिबेत। इसमें हलंत नहीं लगा रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अस्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम भवति। अब अस धातु का देखो लकार से संबंधित कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, लेकिन अब वर्तमान में दो या तीन प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। रीट भर्ती 2025 में जो आयोजित होने वाली है, तो लकार आपके कन्फर्म होने चाहिए। लट लकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें आपके सिलेबस में लट लकार ही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है ये, इसमें धातु बताना था। तो 41वां जो प्रश्न है इसमें धातु है, अस का मतलब होता क्या है? होना। अस का मतलब क्या होता है? होना। और इसका जो सही जवाब है वो है, क्या हो जाएगा साथियों अस का? इसमें होगा एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछ रहा है साथियों, तो प्रथम पुरुष में बात करें एक वचन में तो इसका होता है, क्या होता है साथियों? इसका होता है भविष्यति। क्या होता है? भविष्यति। तो भविष्यति इसमें आ जाएगा। और जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर मिटा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है थ व्यंजनस्य उच्चारण स्थानां भवति तालु मूर्धा कंठ दंत।
तो मैंने अभी उच्चारण स्थान बहुत सारे बताए थे। तो तय, थे, दे, धे, ने, तो तय वर्ग में आ रहा था ऋतुल्थानाम दंता हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? तो साथियों लरी है, ल है और साथियों तय वर्ग है, ये इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस तय वर्ग में ये आ रहा है थे, तो यहाँ में लड़तुल्थाना नाम क्या हो जाएगा? दंता। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अच्छी लग रही हो तो, और लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। इससे पहले हमने जो संस्कृत भाषा शिक्षण की है 4 क्लास कंप्लीट करा दी साथियों हमारे संस्कृत भाषा शिक्षण से। 5वीं क्लास है, तो जिसने भी साथी ने पिछली 4 क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। वो भी विद आंसर की एनालिसिस करवाया साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की थी उसके थ्रू हमने इनको एनालिसिस करवाया है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है सह गच बालकः गच्छति अत्र रिक्त स्थाने शुद्धम भविष्यति। तो सह बालक गच्छति, तो यहाँ पर पिता आएगा, पित्रम आएगा, पित्रा आएगा, पित्रे आएगा, ये हमको बताना है। तो साथियों इस प्रश्न को वही स्टूडेंट कर सकता था जिसको ये पता है कि जो सह शब्द है इसकी वजह से जो विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी, ये हमको बताना है। तो सह के योग में जो विभक्ति आती है वो कौन सी आती है, ये हमको अगर पता नहीं है तो ये प्रश्न हम सही नहीं कर सकते। तो साथियों कुछ शब्द हैं जो आपको मैं नोट करा रहा हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। एक तो है सह, जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक शब्द है साकम, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक है सार्थ, सार्थ। एक है समम। ये 3-4 शब्द हैं जो एग्जाम में इनके योग में जो विभक्ति होती है साथियों, सह, साकम, सार्थ, समम, ये 4 वर्ण हैं, इनमें से सह दिया हुआ है। तो इनके योग में जो विभक्ति आती है, विभक्ति कौन सी आती है? वो आती है तीसरी विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति आती है साथियों। अब तृतीय विभक्ति जो है वो किस ऑप्शन में दी गई है हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है पित्रा। पित्रा जो है इसमें क्या है? तृतीय विभक्ति है। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी सह के योग में। पित्रा जो शब्द है इसमें तृतीय विभक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये आज भी प्रश्न पूछा जा रहा है। बालकेन मोदकम रोचते अत्र लेखांकित पदे जो है उसको शुद्ध भविष्यति। तो इसको सही शुद्ध करना है साथियों। जो बालकेन है इसमें तृतीय विभक्ति दिख रही है हमको, बालकेन। मैंने इसको बताया था कि जहाँ पर ना दिखाई दे, या दिखाई दे, एन दिखाई दे, एण दिखाई दे, वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, ये मैंने इसकी पहचान बताई थी। और यहाँ पर हम पहचान रहे हैं कि तृतीय विभक्ति है इसमें, लेकिन ये अशुद्ध है। अब इसमें शुद्ध कैसे होगी ये हमको बताना है। तो हमने पहले क्लास ली थी उसमें बताया था कि अगर रुच धातु है, कौन सी? रुच, सॉरी यहाँ पर रुच धातु है। कौन सी धातु है? रुच। रुच धातु अगर है, और इसके अलावा भी कई धातु है, रुच है, ध्रुव है, ईर्ष्य है, अशु है, इनके योग में हमेशा चतुर्थ विभक्ति होती है साथियों। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थ। कहीं भी रुच धातु दिखाई दे तो आपको सोच लेना है इसमें चौथी विभक्ति लगानी है। और चौथी विभक्ति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है? बालकम में है, बालकाय में है, बालकात में है, बालकश्य में। तो यहाँ पर चौथी जो विभक्ति है वो है बालकाय में। इसमें बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें चौथी विभक्ति क्यों है? इसमें चौथी विभक्ति एक वचन है साथियों, क्योंकि कभी भी लास्ट में यह दिखाई दे किसी शब्द में तो वहाँ पर मैंने बताया था कि चौथी विभक्ति एक वचन होगा। और किसके योग में चौथी विभक्ति एक वचन होगा? तो रुच धातु जब आपको दिखाई दे। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। रुच के अलावा भी कुछ धातु हैं जैसे ध्रुव है, ईर्ष्या है, असु है, इनके योग में भी चौथी विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है नृपः दुर्जनम क्रुध्यति रेखांकित पदे शुद्धम रूपम भविष्यति। तो जो नृप है यहाँ पर दुर्जन है, इसके जो कर्मकारक है इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? दुर्जनेन आएगा, दुर्जात आएगा, दुर्जनात आएगा, दुर्जन से आएगा, फिर दुर्जना आएगा। तो मैंने अभी बताया था कि क्रुद्ध है, ध्रुव है, ईर्ष्य, असू है और रुच, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वो होती है चौथी विभक्ति। कौन सी होती है साथियों? चौथी होती है। तो आपको इसको गलत नहीं करना है, इस पर ध्यान देना है, इसको सही करना है साथियों। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? दुर्जनाय। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे जो संस्कृत भाषा शिक्षण है उसके हमने 15 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं।
और अगले जो 15 प्रश्न आपको है जो नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे साथियों। और आपको हमारी क्लास ये कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथियों जो साथी पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो आपको सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ही उपलब्ध होंगी। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश होकर अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।